हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नॉइजलेस इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम कंपनियों को डिकोड करते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स जो उन्होंने पोस्ट किए हैं। यहाँ हम इन कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा। ये हम लोगों को मदद करता है कि किस कंपनीज में हम लोगों को पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइज़र नहीं हूँ और ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज स्टॉक। ये वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। कृपया अपना ड्यू डिलिजेंस करें इन्वेस्टिंग से पहले। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट्स पसंद आ रहा है या आपको कुछ जानकारी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्लिक करें बेल आइकन को एंड गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशंस एंड नोटिफिकेशंस, ताकि ये आपके एफर्ट्स को, आपके पैसे को और आपकी जानकारी को बढ़ाए। ओके, तो मूविंग ऑन टू द इप्का लैब्स। सबसे पहले ये जो रेड बॉक्स में आप देख रहे हो, ये रेड बॉक्स में जो इन्होंने सेल्स पोस्ट किया है वो 19% का है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। जो इनका एबिट देखते हैं, एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, वो इनका रिड्यूस हुआ है 3% से। और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 23% डाउन है, ईपीएस 23% डाउन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो पहले स्टॉक बना रहा था पैसा, 23 रुपये बना के दे रहा था एक्स्ट्रा हर 100 रुपये पे, वो अब ये नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ नेट प्रॉफिट डाउन है। एनालिस्ट लोगों का रिकमेंडेशंस अगर हम लोग देखें तो एक एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बाई है, मगर 11 इन्वेस्टर्स लोगों का, एनालिस्ट लोगों का बोलना है कि ये आप होल्ड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। और एज पर वन ऑफ द साइट्स, इंफॉर्मेशन वेबसाइट, फाइनेंशियल वेबसाइट, दे आर सेइंग कि इनका जो हाईएस्ट जाएगा वो 1096 तक जा सकता है, या मीन 845 तक जा सकता है, और अगर ये लो गया तो 670 तक जा सकता है। मगर एक और साइट जहाँ पर हम लोग इसको चेक करते हैं, उनका स्कोर मिलता है, जो स्टॉक स्कोर है आउट ऑफ 10 वो 4 है। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी है कैसी, फंडामेंटल्स ये तो इन्होंने बता दिया। अब हमें अपना रिसर्च तो करना है ना, वी कैन नॉट जस्ट मूव अहेड कि भाई ये बोल रहे हैं तो हमें अपना पैसा लगा देना है, पैसा तो हमारा है। ओके, सो अगर हम लोग जाते हैं इप्का लेबोरेटरीज के बारे में देखने के लिए, तो ये देखते हैं कि भाई इसका मार्केट कैप जो है वो 17,504 करोड़ की कंपनी है आज के डेट पे। सो मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? ये जो करंट मूविंग प्राइस है इनटू मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे ये करोड़ में है, 25.4 करोड़ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट दिस ये मार्केट कैप मिल जाता है। अब हम लोग इसके आरओसी पे देखते हैं। आरओसी बेसिकली क्या दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली आपके पैसे, या फिर मैनेजमेंट को जो वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों ने या फिर कहीं से उन्होंने पैसा उठाया है, जो पैसा मिला है, जो कंपनीज के पास है वो पैसा, उसको कितना एफिशिएंटली वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हियर अगर आप देखते हो तो आरओसी 11.7% है, जो इन कंपैरिजन टू द लास्ट 3 इयर्स आरओसी वो कम है। तो आरओसी 3 इयर्स का जो था वो 19.2% था, मगर यहाँ पे आरओसी इस साल का 11.7% है। आरओसी 5 इयर्स जो है वो 19% था। तो ये 3 साल और 5 साल का जो आरओसी है वो नियर अबाउट सेम है, मगर इस साल जो आरओसी आया है वो 11.7% है। आप अगर आरओसी 10 इयर्स का देखते हो तो 16.3 है। तो बीच में ये पैसा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे थे, मगर अभी वो अपने इन्वेस्टर्स लोगों का पैसा प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स मतलब शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स नहीं, सारे इन्वेस्टर्स। ओके, अब अगर हम लोग आरओई चेक करते हैं इसका, तो ये 8.87 है, मगर इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जितना पैसा लगाया, इसका शेयर्स खरीद के रखा है अपने पास, वो मेरे लिए कितने पैसे बना के दे रहा है साल भर के अंदर, तो वो मेरे को 8.5% बना के दे रहा है।
और ये ROE जो है वो 3 साल का जो था, 3 साल से जो एवरेज ROI है वो 16.6 था। तो अभी इनका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी रिड्यूस हुआ है, ROCE भी रिड्यूस हुआ है, और डेट टू इक्विटी अगर हम चेक करते हैं तो 0.25 है, जो कि लेस देन आई मीन ठीक है। ये इनके पास कोई बहुत सब्सटेंशियल डेट नहीं है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखता हूँ तो 18.1 है, ठीक है, ये भी चलेगा, अच्छा है। और करंट रेशियो 2.91, मतलब कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा भी है। अब DIIs की होल्डिंग देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 33.7% है, जो कि उन्होंने बढ़ाया है अपना स्टेक 0.03% का। FIIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, जो पहले 10.6 था, अभी जो होल्डिंग है इस होल्डिंग में ये इंक्लूडेड है, मतलब 0.12% स्टेक बढ़ाया है उन्होंने। प्रोमोटर्स का स्टेक 46.3% है, लेस देन 50%, जो कि विच इज़ ओके बट नॉट एक्सेलेंट। प्रोमोटर्स ने कोई शेयर्स अपना स्टेक बढ़ाया नहीं है कंपनी में। प्लेस्ड परसेंटेज जो है वो भी बहुत कुछ है नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग। अर्निंग पर शेयर्स जो था 19.9% लास्ट ईयर, उस वो अभी इस क्वार्टर में तो गिरा है ये चीज़। और 3 इयर्स का जो EPS ग्रोथ था वो 7.75 माइनस में है, ये परसेंटेज है, विच इज़ ऑल्सो बैड, विच इज़ नॉट गुड। अगर हम इनका सेल्स देखते हैं, सेल्स कितना बढ़ा है भाई, CAGR क्या कर रहे हैं ये, तो सेल्स देखते हैं तो 8.35% है। प्रॉफिट ग्रोथ -41.4%, मतलब प्रॉफिट तो कुछ हो नहीं रही है, केवल बेच रहे हैं ये। तो CAGR इसका इतना ज़बरदस्त नहीं लगा मुझे। और अगर हम लोग इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं तो 15.7 है, जो लेटेस्ट क्वार्टर में 12.5% था उससे, और प्रीवियस क्वार्टर में 14.7। मतलब लेटेस्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुआ है प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन्स में। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये डिविडेंड देती है, नहीं, डिविडेंड पे आउट रेशियो एकदम नल है, जीरो है, मतलब कि ये डिविडेंड कुछ पे नहीं करती है। तो आपके अकाउंट्स में आप केवल खरीद के रख लोगे, साल भर तक अगर नहीं बढ़ी कंपनी तो आपको डिविडेंड के रूप में भी कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, ये है। अब हम लोग देखें प्राइस टू अर्निंग, इसका PE हाई है इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री PE। और अगर हम लोग इसका पेग रेशियो देखते हैं तो 2.0 है, विच इज़ क्वाइट हाई, 1 से बड़ा है, विच इज़ नॉट गुड। इंट्रिंसिक वैल्यू 461 है। इंट्रिंसिक वैल्यू 461 होने की वजह से क्या हुआ, ये इंट्रिंसिक वैल्यू इससे छोटा है करंट मूविंग प्राइस से। सो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक तो नहीं है भाई, इतना तो समझ में आया। क्विक रेशियो 1.92 है, ठीक है, वो अपना वो अपना कोई सा भी प्रॉब्लम्स तुरंत रिजॉल्व कर सकते हैं 3 मंथ्स के अंदर। अब हमें देखना है कि 52 वीक्स हाई से कितनी दूर है वो, तो 33.4% वो नीचे है अपने हाई से, और 52 वीक लो से कितने हैं, तो ये 2.88% केवल अप है अपने 52 वीक लो से। सो ऑल इन ऑल ये अब आपका डिसीज़न है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं है। मैं बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू, बेस्ड ऑन द PEG रेशियो, बेस्ड ऑन few ROE, ROCE एंड few अदर थिंग्स, EPS ग्रोथ, मैं तो फ़िलहाल इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सो काइंडली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ले लें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। थैंक यू।